उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात में 9 अजला की 55 सीटों पर वोटिंग जारी। सुरेश कुमार खन्ना, धर्म सिंह सैनी और आजम खान समेत 586 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। वोटर्स का पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। उत्तराखंड की तमाम 70 सीटों पर वोटिंग जारी। पोलिंग पार्टियां खराब मौसम और बर्फबारी के दरमियान दुश्वार गुजार रास्ता अबूर करते हुए उत्तराखंड के दुश्वार गुजार इलाकों में पहुंची। एक मरहले के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। उत्तराखंड में वोटर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। गोवा की तमाम 40 सीटों पर वोटिंग जारी। 26 खवातीन समेत 301 उम्मीदवार असेंबली इंतखाबात के लिए मैदान में। रियासत के 1722 पोलिंग स्टेशनों पर डाले जा रहे हैं वोट। इलेक्शन कमीशन ने आजादाना, मुंसिफाना और शफाफ पोलिंग के लिए किए वसी इंतजाम। पोलिंग स्टेशनों पर कोविड जाब्तों पर सख्ती से अमल। असेंबली इंतखाबात के लिए बकिया 3 रियासतों में तशरीरी मुहिम उरूज पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आज पंजाब में इंतखाबी रैली। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और दीगर जमातों ने भी मुहिम में झोंकी अपनी ताकत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के दूसरे मरहले और गोवा उत्तराखंड में एक ही मरहले में होने वाले इंतखाबात में इस वक्त पोलिंग जारी है। उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले के लिए 9 अजला की 55 सीटों पर पोलिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश और गोवा में पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई है और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी, जबकि उत्तराखंड में वोटर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाल सकेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले की पोलिंग के बारे में। उत्तर प्रदेश के दूसरे मरहले में 9 अजला की 55 असेंबली सीटों के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। इस मरहले में 586 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन ने आसान, काबिल रसाई और शिरकत पर मबनी, मुंसिफाना और शफाफ पोलिंग के लिए खातिर ख्वाह इंतजाम किए हैं। 2017 के इंतखाबात में बीजेपी को 55 में से 38 सीटें मिली थीं, जबकि समाजवादी पार्टी को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थीं। इस मरहले में जिन उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होना है, उनमें योगी हुकूमत के वुज़रा सुरेश कुमार खन्ना, बलदेव सिंह औलख, छत्रपाल सिंह गंगवार और गुलाब देवी के अलावा साबिक वजीर धर्मपाल सिंह, राजेश सिंगल, ब्रजेश नरेश सैनी, राजा भारतेंद्र सिंह और यशवंत सिंह शामिल हैं, जबकि अपना दल से इत्तेहाद के उम्मीदवार हैदर अली खान को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने इस मरहले के दौरान साबिक वुज़रा डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, कार्तिकेय राणा, स्वामी उमेश, इकबाल महमूद, महमूद अली, मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को मैदान में उतारा है, जबकि बीएसपी ने मनीष और सर्वेश चंद्र धंधु को मैदान में उतारा है। राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार में विवेक कांत, मुंशी राम और नीरज चोपड़ा शामिल हैं। कांग्रेस की तरफ से संजय कपूर, ओमवीर यादव, काजिम अली खान, सलीम खान और पूनम भी मैदान में हैं। अक़लियती उमूर के मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में अपना वोट डाला। आगे बढ़ते हैं, जहां 70 रुकनी उत्तराखंड असेंबली में 63 खवातीन समेत कुल 632 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 13 सीटें दर्जे फहरिस्त ज़ातों के लिए और 2 सीटें दर्जे फहरिस्त कबाइल के लिए मखसूस हैं। रियासत में कुल 11,697 पोलिंग मराकज़ बनाए गए हैं। दुश्वार गुजार इलाका होने की वजह से पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई है। वोटर्स शाम 6 बजे तक अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल कर सकेंगे।
बात करते हैं गोवा की, जहां गोवा में 40 रुकनी असेंबली इंतखाबात के लिए एक ही मरहले में पोलिंग हो रही है। 26 खवातीन समेत 301 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से एक सीट दर्जे फहरिस्त जातों के लिए मुख्तस है। और कोविड प्रोटोकॉल के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने हर बूथ पर 1000 वोटर्स का लिंक रखा है। इस बार रियासत में गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात के मुकाबले ज़्यादा पोलिंग मराकज़ बनाए गए हैं। वोटर्स कुल 1722 पोलिंग मराकज़ पर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। और गोवा के गवर्नर पीएस श्रीधरन पल्लई ने वोट डाला अपना। और आपको बता दें कि जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी इस वक्त 9 अजला की पोलिंग जारी है, तो वहीं से हमारे नामानिगार अनुज यादव बरेली से जुड़ गए हैं। अनुज, किस तरह का नज़ारा आप वहां पर देख रहे हैं? सुबह 7 बजे से वहां पर पोलिंग शुरू हो गई है, इस वक्त किस तरह का माहौल है वहां पर? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश विधानसभा का दूसरे चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से ही जारी है और इस समय मैं बरेली में हूं। बरेली के अंदर 9 विधानसभा सीटें आती हैं और कुल दूसरे चरण की बात करें तो 55 सीटों पर ये विधानसभा चुनाव का मतदान यहां पर आज हो रहा है। और हम जानते हैं कि इसमें 9 जिले आते हैं, कुछ रुहेलखंड के अंतर्गत आते हैं और एक सहारनपुर जिला जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। यहाँ पर आज मतदान चल रहा है। निर्वाचन आयोग की तरफ से बात करें तो क्योंकि कोविड-19 की बीमारी से बचने के लिए यहाँ पर व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर मैं तस्वीरों के माध्यम से, मेरे कैमरामैन सुमित नोडियाल आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जितने मतदाता हैं उनको मास्क पहनने की हिदायत जो है वो सुरक्षा कर्मियों की ओर से दी जा रही है। दूसरी, आप अगर देखें तस्वीरों के माध्यम से, कितनी लंबी लाइनें यहाँ पर लग रही हैं, चाहे वो युवा हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, सभी लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने इलाके के अंदर मतदान करें, एक अच्छे अपने विधायक का चुनाव करें जिससे एक अच्छी सरकार राज्य के अंदर बने। तो निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश के इस दूसरे चरण में मतदान हो रहा है, इन लंबी लंबी लाइनों को देखकर लगता है कि एक अच्छा मतदान प्रतिशत आज शाम 6 बजे तक देखने को मिलेगा। अनुज, हम ये भी कह सकते हैं कि मौसम भी साथ दे रहा है। इस वक्त ठंड इतनी नहीं है कि लोगों को कोई दुश्वारी हो बाहर निकलने में, अपना वोट डालने में। इस वजह से भी शायद लोग सुबह से ही एक लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही, क्योंकि हम जानते हैं पिछले कुछ दिनों की बात करें तो मौसम की काफ़ी मार लोगों को झेलनी पड़ रही थी। कहीं बर्फबारी ज़्यादा थी, मैदानी इलाकों के अंदर ठंड ज़्यादा थी, कोहरा था। लेकिन हाँ, क्योंकि आज मतदान का दिन है, खिली हुई धूप है यहाँ पर, और ठंड भी अब इस तरह की ठंड नहीं है जो पहले थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसी वजह से लोग अपने घरों से ज़्यादा निकल पा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह भी है कि लोगों के अंदर पिछले कई दशकों के अंदर देखें तो मतदान को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है। हम जानते हैं एक वो भी समय था जब 48% 50% मतदान होता था, लेकिन आज 70% 65% इस तरह के मतदान देखने को मिलते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं और जनता भी आजकल सोशल मीडिया और बाकी अन्य माध्यमों से जागरूक होती है और उसे इस बात की आज जानकारी है कि उनकी एक वोट में इतनी बड़ी ताकत है कि वो एक अच्छी सरकार का निर्माण कर सकते हैं, जिससे जो उनके इलाके की समस्याएं हैं वो दूर हों, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये उनके इलाके के अंदर बेहतर तरीके से हो पाएं और उनकी एक वोट के अंदर यही एक ताकत है काफी बदलाव लाने की। तो लोग इस लिहाज से भी अपनी जिम्मेदारी को ज्यादा निभाने लगे हैं। जी, अनुज, जिस तरह से आपने उनकी समस्याओं के बारे में बात की, आपने कहा कि वो अपनी समस्याओं को जहन में रखकर इस वक्त वोटिंग करने के लिए बाहर निकले हैं। तो एक छोटा सा हम आपसे जानना चाहते हैं, बड़े बड़े तौर के ऊपर कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको जहन में रखकर वो इस वक्त वोटिंग के लिए उतरे हैं?
देखिए, अगर मैं इस रोहेलखंड इलाके की बात करूं तो यहाँ का जो शहरी इलाका है जहां बरेली में मैं खड़ा हूं, इसे एक तरीके से चिकित्सा का हब कहा जाता है। सारी मेडिकल फैसिलिटीज आपको बरेली के अंदर मिलती हैं। लेकिन आप यहाँ से 50 किलोमीटर बदायूं की तरफ जाएंगे, आप पीलीभीत की तरफ जाएंगे, आप ग्रामीण इलाकों के अंदर जाएंगे, तो वहां अभी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है, बहुत कुछ करना अभी बाकी है। दूसरा, जो यहाँ के कुटीर उद्योग है, हम जानते हैं बरेली के अंदर जरी का काम सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है। पीलीभीत की अगर हम बात करें, हालांकि आज वहाँ चुनाव नहीं है, उसे बांसुरी नगरी के नाम से जानते हैं, और वहाँ घरों के अंदर ये कुटीर उद्योग काफी हम बात करें दशकों से वहाँ पर चल रहा है। तो लोगों को उम्मीद है कि उनके कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिले, इंडस्ट्रीज यहाँ पर आए, रोजगार के अवसर ज्यादा बढ़े। युवाओं की ऐसी उम्मीदें हैं कि जो भी नई सरकार बनेगी, आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ लोगों को यहाँ रोजगार की ज्यादा यहाँ पर जो अवसर मिले, क्योंकि लोगों को दूसरे राज्यों के अंदर ना जाना पड़े, दूसरे जिलों के अंदर ना जाना पड़े। ये एक सबसे मुद्दे लोगों के जहन में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों के अंदर सुधार देखने को मिला है, वो कानून व्यवस्था और अच्छी बेहतर हो, लड़कियां सुरक्षित महसूस करें, ये सारे वो ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के जहन में इस बार जब वो मतदान करने के लिए निकल रहे हैं, वो उनके दिमाग में है। और वो चाहते हैं कि आने वाली जो भी नई सरकार बने, वो जो विकास की एक शुरुआत उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी, वो और ज्यादा तेजी से आगे बढ़े। जी अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया। हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो काफ़ी बेदान हैं और बड़ी तादाद में इस वक्त अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए वो निकल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं, जहां पंजाब में असेंबली इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों ने अपनी पूरी ताकत इंतखाबी मुहिम में लगा दी है। कौमी जमहूरी इत्तेहाद की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज जालंधर में इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जालंधर में एक जलसा आम से खिताब करेंगे। ये जलसा PAP ग्राउंड में मुनक़िद किया जा रहा है। 117 रुकनी पंजाब असेंबली इंतखाबात 20 फरवरी को होंगे। PM की रैली न सिर्फ NDA उम्मीदवारों के हौसले बुलंद करेगी, बल्कि रियासत के सियासी माहौल को बदलने में अहम रोल अदा करेगी। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर होंगे। इस दौरान वो झांसी में इंतखाबी तशरीर करेंगे। सबसे पहले अमित शाह झांसी के मऊ रानीपुर में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। इसके बाद झांसी के बबीना असेंबली हल्के के बरुआ सागर में अवामी रैली करेंगे। दोपहर बाद अमित शाह झांसी सदर असेंबली हल्के में अवामी रैली करेंगे। वहीं शाम को कानपुर में तंजीमी मीटिंग करेंगे। और बीजेपी सदर JP नड्डा आज उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। नड्डा उत्तर प्रदेश में कई अवामी जलसों से खिताब करेंगे। बीजेपी सदर औरंगाबाद, कस्ता, लखीमपुर खीरी में भी अवामी जलसे से खिताब करेंगे। इसके बाद वो दोपहर में लखीमपुर खीरी के दोहरा में अवामी जलसा करेंगे। कौमी सदर शाम के वक्त बाराबंकी के करसी में अवामी जलसे को खिताब करेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह आज मणिपुर के दौरे पर होंगे। राजनाथ सिंह लिंग थबल और थमगी बंद में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। मणिपुर में 28 फरवरी को असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग होगी। पोलिंग के लिए कुल 173 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 15 खवातीन और 18 आज़ाद उम्मीदवार हैं। भारतीय खलाई तहकीक के इदारे ने और आप जानते हैं कि उत्तराखंड में भी इस वक्त पोलिंग हो रही है और उत्तराखंड से हमारे एक नामानिगार चंद्रशेखर इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। चंद्रशेखर, जैसा कि उत्तराखंड में बार बार कहा जा रहा है कि दुश्वार गुजार वहाँ के बहुत ज़्यादा इलाके हैं, इसी वजह से वहाँ पर 8 बजे से पोलिंग की शुरुआत हुई है और ख़ास तौर पे वहाँ की जो टीमें हैं वो बेहद इन दुश्वार गुजारों जो इलाके हैं वहाँ पर उन्होंने अपना पूरा का पूरा सेटअप लगाया है, मराकिज़ बनाए हैं। बहुत मुश्किल होती है। किस तरह का आप माहौल वहाँ पर देख रहे हैं? चंद्रशेखर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
हाँ जी चंद्रशेखर, जैसे कि हाँ। उत्तराखंड में 70 रुकनी असेंबली इंतखाबात की आज तमाम सीटों पर पोलिंग हो रही है। बेहद दुश्वार गुजार वहां पर इलाके हैं जहां सुबह 8 बजे से पोलिंग शुरू हुई है और शाम तक जारी रहेगी। किस तरह से वहां पर टीमों को इन दुश्वार गुजार इलाकों में मराकज़ कायम करने के अंदर दुश्वारी हुई है और वोटिंग फीसद जिस तरह से आप लोग वहां पर देख रहे हैं कि वो किस तरह से पहुंच रहे हैं, ये तमाम बात हम आपसे जानना चाहते हैं। साहिबा, आज लोकतंत्र का एक महापर्व उत्तराखंड में है और सुबह से ही अर्निंग 8 बजे से ये तैयारियां शुरू हो गई हैं वोटिंग को लेकर के। लगातार लोग वोट कर रहे हैं और ये आज 6 बजे तक चलेगा। इस दौरान चुनाव आयोग ने अपने तरीके से पूरे इंतज़ाम किए हुए हैं। जो दुर्गम इलाके हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ ऐसे ऐसे इलाके भी थे जहाँ पर 3 दिन पहले ही पोलिंग पार्टियाँ पहुँच गई थी और 15 किलोमीटर तक का सफ़र जो है वो तय करने के बाद पोलिंग पर्सन वहाँ तक पहुँचे हैं ताकि कि वोटिंग कराई जा सके। और जो बुज़ुर्ग लोग हैं 80 साल से ऊपर या फिर जो विकलांग लोग हैं उनके घर में जाकर के भी वोटिंग कराई जा रही है। ये अपने आप में एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी यहाँ पर किया जा रहा है। सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि लोग डिस्टेंस में खड़े हों ताकि कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन हो सके। और इसको लेकर के तमाम जो सेंसिटिव इलाके थे वहाँ पर भी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। तकरीबन 36,000 से भी ज़्यादा पुलिस फोर्स जो है पूरे उत्तराखंड में डिप्लॉय की गई है अलग अलग जगह पे। और जो भी प्रिकॉशंस पहले लिए जाने चाहिए थे वो पूरी तरीके से लिए गए हैं। जहाँ तक राजनीतिक घटनाक्रम की आपने बात की है तो यहाँ पर ये बात देखना ये है कि जो भी सिटिंग सरकार होती है वो ऐसा ट्रेंड यहाँ पर है कि अगली बार फिर नई सरकार को जनता जो है वो मौका देती है। तो इस बार क्या मिथक टूटेगा या नहीं, ये 10 मार्च को देखने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल यही है कि जनता लगातार यहाँ पर वोट करने आ रही है। पिछली बार लगभग 64% तक का यह रहा था वोटिंग परसेंटेज और ये परसेंटेज इस बार बढ़ेगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि निर्वाचन आयोग ने अपनी तरफ से तमाम तैयारियां की हैं ताकि लोग जो हैं स्वीप कार्यक्रम के तहत प्रभावित हों और इलेक्शन प्रोसेस में भाग लें, मतदान करें। इसको लेकर के पूरी तैयारियां यहाँ पर हैं। जी चंद्रशेखर, लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि वहाँ पर अच्छी खासी तादाद वोटर्स की वहाँ पर मौजूद हैं। ख़ासतौर पे महिलाएं भी वहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही हैं वोटिंग फीसद में। किस तरह का आप पोलिंग बूथ का माहौल देख रहे हैं? हाँ साहिबा, ये अच्छी बात आपने पूछी है क्योंकि पिछली बार भी अगर हम देखें तो 68% के करीब महिलाओं ने वोट किया था और महिलाएं यहाँ पर इस बार भी 39 लाख के करीब हैं जो वोटर हैं। और यहाँ पर क्योंकि महिलाएं ही यहाँ की धुरी मानी जाती हैं उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की कही जाए या ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जाए, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर उत्तराखंड में रहती हैं और जो पुरुष होते हैं वो माइग्रेट करते हैं रोज़गार की तलाश में। तो यहाँ पर महिलाओं का परसेंटेज पिछली बार ही बहुत अच्छा रहा था और उम्मीद यह है कि जैसे सुबह से देखा भी जा रहा है महिलाएं काफ़ी बड़ी तादाद में आकर के वोटिंग भी यहाँ पर कर रही हैं। तमाम जो कई सारे पोलिंग बूथ वहाँ पे बनाए गए हैं महिलाओं को आकर्षित करने के लिए। 101 पिंक बूथ भी बनाए गए हैं, सखी बूथ जिसे कहा जाता है, जहाँ पर स्पेशली सारी महिला कार्यकर्ती हैं जो कि वहाँ पर रहेंगी और महिलाओं के लिए क्रैच का निर्माण भी किया गया है कि जो उसको ब्रेस्ट फीडिंग करानी हो इस बीच में वो वहाँ पे वो सुविधाएं वहाँ पे दी गई हैं। तो ऐसे कई सारे मॉडल पोलिंग बूथ भी यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि जो मतदाता मतदान करने के लिए आए तो उन्हें फील गुड हो। और इस तरह की तैयारियां बहुत समय से चल रही है और उसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। अच्छी तादाद में लोग जो हैं घर से निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। कई लोग मॉर्निंग वॉक के टाइम पर आकर के वोटिंग करना पसंद करते हैं या सुबह ही अपना पहला काम इसी को निपटाना चाहते हैं ताकि वो और दिन के लिए फ्री हो सके। तो अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार लोग वोट करने आ रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी तरीके से वोट करने आए लेकिन वोट करने लोग आ रहे हैं। और उम्मीद ये की जानी चाहिए थी मतलब ये कयास लगाए जा रहे थे कि कोविड-19 की वजह से हो सकता है इस बार वोटिंग परसेंटेज कुछ कम रहे। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने लगातार स्वीप कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक किया या फिर कई सारी तैयारियां यहाँ पर की पोलिंग बूथ में, उसका नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि लोग सुबह से ही पोलिंग स्टेशन तक आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं। ये ग्रामीण अंचल का इलाका है साहिबा जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ और अगर इतनी तादाद में यहाँ पर लोग वोटिंग करने आ रहे हैं तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो शहरों का इलाका है, जो सुविधाओं संपन्न इलाका है, वहाँ पर भी लोग ज़रूर इस संख्या में वोट कर रहे होंगे इस वक्त। जी चंद्रशेखर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं जहां भारतीय खलाई तहकीक के इदारे ने PSLV-C
C-52 के जरिए सैटेलाइट EOS-04 को कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया है। ये 2022 का पहला लॉन्च मिशन है। PSLV C-52 ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से परवाज की। जमीन पर नजर रखने वाले इस सैटेलाइट को ज़राअत, जंगलात और शजरकारी, मिट्टी की नमी और हाइड्रोलॉजी और सैलाब की नक्शा साजी नीज़ मौसमी हालात की आला मेयार की तस्वीर फराहम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अपने साथ जो छोटे सैटेलाइट भी लेकर गया है। ये PSLV की 54वीं परवाज है और 6 PSOM XL के साथ PSLV XL कॉन्फ़िगरेशन वाला 23वां मिशन है। इसरो के सरबराह ने मिशन से वाबस्ता तमाम साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने पर आज कर्नाटक हाई कोर्ट में समाअत होगी। उधर कश्मीर से केरल तक बयानबाजी का दौर भी जारी है। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी इस मामले में सियासी बयान देकर इस मामले को उठाने की कोशिश की है। दूसरी जानिब केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि इस्लाम में हिजाब लाजमी नहीं है। उन्होंने कहा है कि ऐसे मसाइल को गैर ज़रूरी तौर पर अहमियत देना लड़कियों की तरक्की और तालीम में रुकावट है। उन्होंने कहा कि इस वक्त कम्युनिटी की लड़कियां तालीम हासिल करके तरक्की कर रही हैं, इसलिए कुछ लोग उन्हें आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलात और इन्फेक्शन की शरह में मौसर कमी को देखते हुए रियासती हुकूमत ने आज से सभी क्लासों के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया है। अभी तक रियासत में 8वीं क्लास तक के स्कूल बंद थे। इस तरह अब सभी प्राइमरी स्कूलों में बाकायदा तौर पर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सभी असातिज़ा और तलबा के लिए कोविड-19 से मुतालिक हिदायत पर अमल करना लाजमी होगा। और कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद पंजाब के दारुल हुकूमत चंडीगढ़ में स्कूल दोबारा खुल गए हैं। तलबा समेत स्कूल के पूरे स्टाफ को कोरोना से मुतालिक ज़ाब्तों पर अमल करना होगा। महकमा तालीम की हिदायत के मुताबिक बच्चे स्कूल में दोपहर का खाना, किताबें, कॉपियाँ, स्टेशनरी वगैरह आपस में शेयर नहीं करेंगे। स्कूल के मेन गेट पर भीड़ नहीं होनी चाहिए। बच्चों के लिए क्लास में हाजिरी लाजमी नहीं होगी। क्लास का इनेकाद ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से किया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस भी स्कूलों से ही चलाई जाएंगी। 18 साल से ज़्यादा उम्र के स्कूल के अरकान को कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों खुराकें लेना ज़रूरी है। स्कूल के सरबराह बाकायदगी से स्कूल के अहाते को साफ और जरासीम से पाक करेंगे। स्कूलों में थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइज़र, मास्क और साबुन का ज़ख़ीरा होना चाहिए। स्कूल के गेट से आने वाले हर तालिबे इल्म और स्कूल के अमले की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। कौमी राजधानी में कोविड-19 की सूरत हाल में बेहतरी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट आज से वुकला की मौजूदगी में मामलों की समाअत शुरू करेगा। दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में कमी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिजिकल समाअत हफ्ते में 2 मरतबा बुध और जुमेरात के रोज होगी। और बिहार में कोविड के मामलात में कमी को देखते हुए आज से कोविड से मुतालिक पाबंदियां हटाई जा रही हैं। वज़ीर आला नीतीश कुमार की सदारत में डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग में ये फैसला किया गया। रियासत में स्कूल, कॉलेजों और कोचिंग इदारों को पहले की ही तरह पूरी सलाहियत से चलने की इजाज़त दे दी गई है। फिलहाल 8वीं जमात तक के स्कूल 50% की सलाहियत के साथ चल रहे हैं। वहीं 100% सलाहियत के साथ चलाए जाने के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्कों, सिनेमा हॉल, क्लबों, जिम, मॉल्स, दुकानों और सरकारी व निजी दफातर में मयारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार पर अमल करना होगा।
मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर मुसलसल धीमी होती जा रही है। वहीं टीकाकारी की तादाद तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से मुल्क में इन्फेक्शन की रफ्तार में कमी आ गई है। कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 172.81 करोड़ से ज्यादा टीके की खुराकें दी जा चुकी हैं। टीकाकारी मुहिम मुल्क में लोगों की कोविड से तहफ़्फ़ुज़ का अहम जरिया है और इसका आला सतह पर मुसलसल जायजा लिया जा रहा है और निगरानी की जा रही है। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की हमने सुर्खी ली है मनरेगा कानून को सख्त बनाने की तैयारी अब सरकार कर रही है। पिछले 2 साल में धांधली की शिकायतों के बाद सरकार मुतहर्रिक हो गई है। इसके बाद जो सुर्खी हमने यहाँ पर ली है 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी मई में होने का इम्कान है, ट्राई की सिफारिशात का इंतज़ार है बस। इसके अलावा जो खबर इसमें ली है हमने वो मेडिकल के हवाले से है, जहां एम्स में मरीजों को अब नहीं करना होगा अल्ट्रासाउंड के लिए इंतज़ार, यानी कि अब जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में अल्ट्रासाउंड के लिए वेटिंग नहीं मिलेगी। मरीजों को एक ही दिन में जांच की सहूलत मिलेगी और इसके कुछ ही देर बाद रिपोर्ट भी दस्तयाब हो जाएगी यहाँ पर। इसके बाद आलमी सफ़े पर जो सुर्खियाँ हमने ली हैं उसमें यूक्रेन पर हमला किया तो रूस की खैर नहीं, अमेरिका ने धमकी दी है ये, और कनाडा के सिफारत खाने ने भी कीव में रोका अपना काम। इसके बाद जो सुर्खी इसमें शामिल की गई है वो है काबुल से, जहां काबुल में मुंजमद असासों के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं और इनको बहाल करने की यहाँ पर बात की जा रही है। करज़ई ने की बाइडेन से अफगान फंड पर ऑर्डर अपना वापस लेने की अपील। तो ये थी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियाँ। इसके बाद इनकलाब से जो हमने सुर्खियाँ ली हैं वो भी अफगानिस्तान के हवाले से ही है। आलमी सतह की हमने यहाँ पर एक सुर्खी ली है, हमारे निफ्स शहरी अफगान हुकूमत की हिरासत में है, ब्रितानिया के वज़ीर आज़म ने ये बयान दिया है। और इसके अलावा हमने खेल के सफ़े से यहाँ पर एक सुर्खी ली है, IPL 2022 की मेगा नीलामी के दूसरे दिन ऑलराउंडरों का जलवा यहाँ पर देखा गया है, जो महंगी कीमत पर इनको ख़रीदा गया है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आखिर में एक अहम खबर की जानिब रुख करते हैं, जहां यूक्रेन के ताल्लुक से पैदा हुआ बहरान गहरा होता जा रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन और उनके रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन के दरमियान घंटों की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से फौज की वापसी और सिफारतकारी के रास्ते पर चलने की अपील के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन पर हमले के बारे में सख्त लहजे में कहा है कि उसके मुहलिक और संगीन नताइज भुगतने होंगे। उन्होंने कहा है कि रूसी हमला इंसानी मुश्किलात पैदा करेगा और रूस के हालात को मुतासर करेगा। जो बाइडन ने कई तजवीज़ रखी जो मोटे तौर पर वैसी ही हैं जैसी कि गुज़िश्ता माह अक़वाम अमेरिका के ज़रिए तहरीरी तौर पर पेश की गई थी। और इस दरमियान यूक्रेन पर रूस के हमले के इम्कान को देखते हुए मगरबी मुल्कों ने अपने शहरियों की सलामती को लेकर कोशिशें तेज़ कर दी हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पज़ीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त।